Assalamualaikum, namaste, and good day to everyone. Let's continue with the kinesiology series. Today, our topic is the neuromuscular coordination. What is the neuromuscular coordination and its role in term of the kinesiology, and what is its practical role in case of the physiotherapy point of view, right? So by breaking the word, the neuromuscular coordination, neuron muscles की आपस में जो coordination है, what is the role of the nerve impulses in stimulating a muscle? That is the neuromuscular coordination. How the nerves and muscles are coordinated with each other. मतलब अगर nerves ना हो तो muscles के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर nerves normally impulses generate कर रही हैं, messages दे रही हैं, तो उसका muscles के ऊपर क्या रोल होगा. That coordination, that relationship is the neuromuscular coordination. तो इस आउटलाइन में हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन अगर होगी तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कौन कौन सी हैं, किस बिहाफ हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेटेड है, ये इनकोऑर्डिनेटेड है. ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, जब मसल्स एक ग्रुप में काम करते हैं उनके एक्शन के ऊपर. और नर्वस कंट्रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और एन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स अगर हो रही है, मसल्स कर रहे हैं, तो उनके ऊपर नर्वस सिस्टम का क्या कंट्रोल है. और फाइनली अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डेफिनेटली इन कोऑर्डिनेशन होगी तो उसको भी पढ़ेंगे, एंड अगर होगी तो उसके कॉजेज इन कोऑर्डिनेशन के क्या 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 होंगे. तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये एक कोऑर्डिनेशन है नर्व्स और मसल्स के दरमियान, मतलब न्यूरॉन और मसल के दरमियान, जो कि वर्ड भी इंडिकेट करता है. मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन नर्व्स एंड मसल्स वर्क. दैट इज ऑब्वियस कि अल्टीमेटली ब्रेन के कंट्रोल में नर्व्स इंपल्सेस होती हैं और नर्व्स एंड मसल्स वर्क करते हैं कोऑर्डिनेटेडली इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी मूवमेंट. कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए एक इंपल्स की जरूरत होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्स मूवमेंट. और अगर रिफ्लेक्स आएगा तो डेफिनेटली किसी न किसी मसल्स के ऊपर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्ट होगा, तो कोई ना कोई मूवमेंट होगी. अब वो मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड है या इनकोऑर्डिनेटेड, वो हम चेक करेंगे. सो एबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल द मसल्स इन एक्सर्शन या एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टी निम फंक्शनल मूवमेंट. कोई भी मल्टी निम फंक्शनल मूवमेंट जिसपे ग्रुप ऑफ मसल एक्शन होते हैं, उसको करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है मसल्स को जो कि ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं. मतलब किस तरह हम ग्रुप ऑफ मूव एक्शन परफॉर्म करते हैं. लेट्स सपोज जब हम वॉक करते हैं तो ग्रुप ऑफ मसल एक्शंस कर रहे होते हैं, राइट. जब हम कोई राइटिंग कर रहे हैं तो रिस्ट के मसल, एल्बो के मसल, शोल्डर के मसल्स काम कर रहे हैं. किस तरह ये कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उसको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. इसी को कंटिन्यू करते हुए न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन दो लेवल के ऊपर काम करता है. एक है इंट्रामस्कुलर, एक है इंटरमस्कुलर. इंट्रामस्कुलर मतलब एक मसल की बात हो रही है. एक मसल, मैंने कहा था कि बहुत सारे मसल फाइबर्स है जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं. तो एक मसल के अंदर नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स जो कि कंट्रोल्ड होते हैं सिंक्रोनसली विद इन बाय नर्वस सिस्टम विद इन दैट मसल. मतलब एक मसल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, लेकिन उन सब मसल फाइबर को किस तरह नर्वस जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, किस तरह उसको कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, उसको इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. और यही अगर दो मसल्स की बात करूं मैं, तो दो मसल्स अगर साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन होगी वो इंटरमस्कुलर. तो इंटरमस्कुलर विद इन टू मसल्स की बात हो रही है, या विद इन वन मसल एंड अदर ग्रुप ऑफ मसल. लेकिन इंट्रामस्कुलर एक मसल की बात हो रही है, लेकिन उसके विद इन फाइबर्स की बात हो रही है. ओके, तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन. इफ यू कैन सी द पिक्चर, अगर आप पिक्चर चेक करो तो एक मसल की आर्किटेक्चर दिखाई जा रही है, जिसमें ब्लू जो है वो नर्व है. वो नर्व एंडिंग्स पर एक स्पाइनल नर्व है, फिर उसके जो मल्टीपल फाइबर मायोफिब्रिल्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ऑल द फाइबर्स दे आर कंट्रोल्ड बाय विजन. लेकिन ये मसल एक ही है, तो ये इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन हुई. ठीक है. लेकिन अगर दूसरी जगह आप देखो तो बाइसेप है, ट्राइसेप है, डेल्टॉइड है, इन सबकी कोऑर्डिनेशन, अब ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, डिफरेंट मसल्स हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होगी. ठीक है. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हम किस बिहाफ पे कहेंगे. कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स तब होगी जब एक कोई स्मूथ मूवमेंट होती है, एक्यूरेट होती है, कोई पर्पसफुल, कोई टास्कफुल, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए होती है. किसके थ्रू. अब जाहिर सी बात है, एक ग्रुप ऑफ मसल तो नहीं होंगे, मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स, दे वर्क कोऑर्डिनेटेडली, दे आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, दे वर्क इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस a स्मूथ, एक्यूरेट एंड पर्पस. उसको हम मूवमेंट को कहेंगे कोऑर्डिनेट. अगर वो कहीं पे भी इरेंडम, आप कहीं पे भी आपको रेंडम लगे, इरेगुलर लगे, इन कंट्रोल लगे, इन सिंक्रोनाइज्ड लगे, तो वो इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है. ठीक है. जस्ट लाइक द वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं तो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी के जो शोल्डर के मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेडली हिप्स के साथ मूव होते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि जब अपना राइट पैर आगे रखते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रंक के रोटेशन की वजह से जो लेफ्ट हैंड है वो आपका आगे आ जाता है, और जब लेफ्ट पैर आगे रखते हो तो राइट हैंड. तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है. अब इस पे एक ग्रुप ऑफ मसल नहीं, शोल्डर अपर ग्रुप ऑफ मसल्स काम कर रहे हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी के ग्रुप ऑफ मसल्स काम कर रहे हैं.
ट्रंक के मसल्स काम कर रहे हैं, पेल्विक के मसल्स का। तो इन सब की कोऑर्डिनेशन आपस में, ये कोऑर्डिनेशन नर्वस कंट्रोल की न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहलाती है। ग्रुप ऑफ एक्शन, एज आई टोल्ड यू, कि एक काम, जस्ट जस्ट लाइक इफ यू सी द पिक्चर, जब आप पानी पीते हो, लेट्स सपोज पानी पीने के लिए ग्लास को होल्ड करते हो, तो रिस्ट के फ्लेक्सर्स काम करते हैं, फिंगर्स फलंजेस के मसल्स काम करते हैं, रिस्ट के मसल्स काम करते हैं, एल्बो फ्लेक्स्ड होगी तो एल्बो के फ्लेक्सर्स काम करेंगे। मीन वाइल जो ट्राइसेप का मसल्स है वो रिलैक्स होंगे, अल्टीमेटली वो भी काम कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, इनहिबिट हो रहे हैं बेसिकली। तो ग्रुप ऑफ मसल मतलब मसल्स इन्वॉल्व इन एनी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दे आर ग्रुप टुगेदर एज अ प्राइम मूवर। फिर वो चार मसल्स हैं, इसके ऊपर अलग से मेरी वीडियो बनी हुई है, टाइप्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन। द एगोनिस्ट जो कि प्राइम मूवर्स हैं, एंटागोनिस्टिक जो अपोजिट होते हैं, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर या स्टेबलाइजर, राइट। The contraction of the agonist, the prime mover muscle, result in the movements of a joint. Spelling mistake है, joint is the proper word. While the reciprocal relaxation of the antagonistic muscle control the movement. मिसाल, जब दो मूवमेंट हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो मूवमेंट्स अल्टीमेटली आपस में कोऑर्डिनेटली काम करते हैं, एक मसल्स काम करेगा तो दूसरा अल्टीमेटली रिलैक्स करेगा। तो जो काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो प्राइमरली मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको प्राइम मूवर से एगोनिस्ट कहा जाता है। और जो अपोजिट मसल रिलैक्स होंगे रेसिप्रोकल इनहिबिशन के थ्रू, वो एंटागोनिस्टिक मसल्स है। ठीक है, इस तरह करके देखिए, दो ग्रुप ऑफ मसल, लाजमी नहीं कि तीन चार हो, आप सिंपल दो ग्रुप को। मीन वाइल इसी दौरान एल्बो की मूवमेंट के दौरान जो शोल्डर के मसल्स के रोल प्ले करेंगे, वो स्टेबलाइजर का रोल प्ले करेंगे या फिक्सेटर का रोल प्ले करेंगे। मीन वाइल अगर एल्बो पे फ्लेक्शन हो रही है तो एल्बो की फ्लेक्शन कराता है सुपिनेट बाइसेप मसल। बाइसेप के दो एक्शन है, सुपिनेशन भी है, तो सुपिनेशन एक्शन को माइनस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अल्टीमेटली जो प्रोनेटर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द सुपिनेशन एक्शन ऑफ अ बाइसेप। तो वहां पे जो आपके प्रोनेटर्स हैं, दे प्ले अ रोल ऑफ द न्यूट्रलाइजर, इन शॉर्ट, राइट, या synergist. Okay, तो हाउ अ ग्रुप ऑफ मसल दे आर वर्किंग इन ऑर्डर टू परफॉर्म नर्वस कंट्रोल, इसमें कौन कौन सा है? मोटर पाथवे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड काइनेस्थेटिक सेंसेशन। इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के साथ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स की थी, तो वहां पे रिफ्लेक्स आर्क भी हमने पढ़ा हुआ था। मोटर पाथवे मतलब एक्शन ऑफ द ईच मसल ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन द एफरेंट impulses which reach to the motor pathway। मतलब जब हमने रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा था, तो जो फोर्थ नंबर न्यूरॉन है, एफ इफरेंट पाथवे जो है, वो मोटर पाथवे कहलाता है। मोटर पाथवे मतलब हमेशा दे वेट फॉर अ रिप्लाई, ये इम्पल्सेस रिसीव नहीं करेंगे, सेंसरी की तरह नहीं है, ये हमेशा रिप्लाई रिसीव करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन जो स्टिमुलस को सेंसरी एफरेंट ए वाला एफरेंट पाथवे के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं, तो वापसी जो रिप्लाई आता है इंटीग्रेशन के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद, वो मोटर पाथवे के थ्रू आ रहा है। और वो मैसेज हमेशा ये दो चीजों को जाता है, या तो मसल को जाता है या आप ग्लैंड्स को जाता है, तो इफेक्टर को जाता है। तो याद रखने के लिए मोटर पाथवे एम फॉर मेथड, मोटर एम फॉर मसल, इस तरह आप याद रख सकते हो। सर्बल कॉर्टेक्स पे क्या होगा? सर्बल कॉर्टेक्स पे बेसिकली हमारे जितने भी वॉलंटरली मूवमेंट्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन जो होती है, जो उनको कंट्रोलिंग सेंटर जो है, वो सेरिबेलम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है बेसिकली। तो इनिशिएशन सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ब्रेन स्टेम में, जहाँ पे अल्ट्रेशन होगी विच अल्टर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड देन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग ऑफ द। हम कोई भी चीज मूवमेंट कोई प्लान करते हैं जिसका पैटर्न मूवमेंट होगा कि पहले ये पानी पीने के लिए पहले हमने गिलास उठाना है, गिलास उठाने के लिए रिस्ट के फ्लेक्सर्स काम करेंगे, एल्बो के प्रोनेटर्स काम करेंगे। लेट्स सपोज जब हम पानी मुंह की तरफ लेके जाते हैं, तो एल्बो पे फोरआर्म पे प्रोनेशन हो रही है, तो शोल्डर की कौन सी मूवमेंट होगी। तो दिस होल प्लानिंग द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट दैट इज इनिशियली basically initiated in the cerebral cortex, and then cognitively brain works, and then it sends impulses to the muscles, and ultimately you get the fine movement basically, अगर वो coordinated, अगर आपका cerebellum normal है तो। This is our picture. Cerebellum is basically responsible for the balance and coordination. Let's suppose if you notice कि जब चलते चलते, लेट्स सपोज अगर आपने अपने शूज के लेसेस बांधने हो, या शूज सेट करने हो, या सॉक्स सेट करने हो, तो आप फुल तौर पे एक टांग पे खड़े होते हो, तो आप कभी गिरते नहीं हो अगर आप नॉर्मल सेरिबेलम आपका नॉर्मल है तो सेरिबेलम इज बेसिकली मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। आपका जो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाला जो मेन ऑर्गन है, वो सेरिबेलम है। इसीलिए अगर सेरिबेलम पे हिट हो जाए तो सेरिब्रल अटेक्सिया हो जाती है, जो कि एबनॉर्मल गेट पैटर्न है ड्यू टू द affection due to the affected cerebellum. तो cerebellum is basically the receiving center of the information, जो कि रिसीव करता है, which reaches by the afferent pathway A वाला सेंसरी पाथवे के थ्रू, और फिर कन्वेइंग करता है इम्पल्सेस किसको? काइनेस्थेटिक सेंसेशन, जो कि पार्ट है ब्रेन का, या जहाँ पे वहां पे इन्वॉल्व होता है, और फिर अल्टीमेटली ये रेस्पॉन्स
सेंड करता है वाया मोटर पाथवे। Kinesthetic sensation भला क्या है? Kinesthetic sensation, the efferent impulses of the kinetic sensation, they ultimately arise from proprioceptor. अब भला proprioceptor receptors कौन से हैं? Proprioceptor receptor, if you remember the last video, proprioceptor एक joint receptors होते हैं, just like muscles और tendon में मौजूद होते हैं, जो कि हमारी positions को detect करता है। मैं एक simple सा मिसाल दूं कि जब आप क्या करते हो कि जब आप किसी चीज को, let's suppose if I say कि आप अपनी eyes को close करें मिसाल, और अपनी फिंगर को रेज करके फिंगर्स किसी जगह पे पुट करें, लेट सपोज मतलब अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाएं, आंखें बंद है आपकी, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका हाथ आपने ऊपर उठाया है और वो किस जगह पे अभी प्लेस्ड है, किस एंगल पे प्लेस्ड है? दैट इज द बेसिकली द काइनेस्थेटिक सेंसेशन। अगर सेम वॉइस इफ यू सी कि जब आप बॉल आपके पास आ रहा होता है और आपने बॉल कैच करना होता है, तो आप अपने हाथ ऑटोमेटिकली बॉल के हिसाब से फैला देते हैं। आप ये नहीं है कि बॉल को देखोगे फिर हाथ को देखोगे। दैट इज द काइनेस्थेटिक सेंसेशन बेसिकली, राइट? और ये मेन रोल है प्रोप्रियोसेप्शन, जो ज्वाइंट की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए। लेट सपोज इफ आई से कि बेंड योर नी, डेफिनेटली आप एक्सटेंड नहीं करोगे, बेंड ही करोगे। अगर आपके पास नी ऑलरेडी बेंड है, इफ आई आस्क कि आपका ज्वाइंट किस पोजीशन में, आपकी आंखें बंद हो, तो आप फिर भी बता सकते हैं कि मेरा नी इस पोजीशन में। दैट इज द बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन। ज्वाइंट वहां पे जो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करते हैं कि आपकी ज्वाइंट की पोजीशन क्या है बेसिकली। इनकोऑर्डिनेशन, जब मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी तो वो इनकोऑर्डिनेशन में चला जाएगा। सो any jerky, arrhythmic, or any inaccurate movement is said to be incoordinated movement, and that is ultimately caused by the interference with the function of any of the factor। कोई भी रेस्पॉन्स हो सकता है, सेरिबेलम अफेक्टेड है, इम्पल्सेस आपस में कोलाइडिंग कर जाते हैं और ठीक से ब्रेन डिटेक्ट नहीं पर, जस्ट लाइक पार्किंसन। पार्किंसन के बंदे को इफ यू आस्क कि भाई स्टेप फॉरवर्ड करे, तो वो पुट नहीं कर पाएगा, शफलिंग गेट होता है, वो इनिशिएट स्टेप इनिशिएट करने में उसको बड़ी डिफिकल्टी होगी, और रोकते वक्त भी आल्सो। तो उसके हाथ में नहीं है प्रैक्टिकल, दैट इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, जो कि उसका अफेक्टेड है इन शॉर्ट, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द डोपामाइन। कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन के? इन कोऑर्डिनेशन एसोसिएटेड विद द वीक, अगर किसी के मसल्स वीक हैं, जस्ट लाइक दिस स्ट्रोक के पेशेंट में मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उसकी मूवमेंट, उसकी उसका गेट जो है वो अफेक्ट हो जाता है। इनकोऑर्डिनेशन जो कि एसोसिएटेड विद स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की एक टाइप है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। लेट्स सपोज उसमें मसल्स की टोन बढ़ जाती है, रिजिडिटी हो जाती है, तो भी वो मसल्स ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते। इनकोऑर्डिनेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम सेरेब्रल सेरिबेलियन में कोई डायरेक्ट सेरिबेलर में लीजन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, लेट्स सपोज सेरेब्रल अटैक्सिया, राइट? इनकोऑर्डिनेटेड दैट रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ द काइनेस्थेटिक सेंसेशन। इफ यू सी ऑन योर राइट साइड, जो बेबी को सुपाइन पोजीशन में जो होल्ड करके बेबी अपना नेक होल्ड नहीं कर पा रही, बट दैट इज द बेसिकली वट एवर द डिलेड माइलस्टोन, बट देयर इज अ हाइपोटोनिया, फ्लेक्स पोस्चर, डिक्रीज्ड टोन, ठीक है? और अगर टोन बढ़ जाए, दैट इज अ स्पास्टिक पोस्चर, राइट? Thank you so much. This was all about the what we can say the coordination and the incoordination. If you want to ask any question, you're always welcome to be asked in the comment box. And if you want any topic to be learned from my side, and you want that I should make a video and should talk on that topic, you also can mention in the comment box. Put your suggestion. Thank you so much. Keep watching Central Therapy.